कक्षा 10 हिंदी। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को पाठ 8 हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 1 कराने जा रहा हूँ। देखते हैं इसमें शुरुआत से क्या कुछ हुआ है, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। तो ये पहले इतिहास के बारे में चलते हैं। तो ये क्या चीज है हमारे पास? ये है हिंदी कविता का इतिहास। लगभग 1000 वर्ष पुराना है, यानी कि ज्यादा नहीं हुआ, अभी 1000 साल लगभग हुए हैं हिंदी की कविताओं को। प्राचीन युग से लेकर आधुनिक युग तक हिंदी कविता में अनेक प्रकार की विचारधाराओं और शैलियों का प्रयोग हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से हिंदी साहित्य के इतिहास का श्री गणेश माना है। मतलब आचार्य शुक्ल के समय से ही ये हिंदी कविताओं का जो है चलन हुआ है, इसलिए इनको शुरुआत वाले दौर में रखा जाता है और यहीं से शुरुआत मानी जाती है। तो ये लगभग 1000 वर्ष हो गया है इसको अभी तक चलते हुए। ज्यादा समय नहीं हुआ है, और चीजों को तो बहुत ज्यादा समय हो गया, लेकिन हमारी कविताओं को बहुत कम समय हुआ है। अब क्या होता है, इन्हीं के आधार पर हम हिंदी कविता के इतिहास को 4 युग में बांट लेते हैं। तो कौन कौन से युग ले रहे हैं हम जरा इसके बारे में देखते हैं और सन के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि ये इतिहास में जा चुका है, इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहला नंबर आता है आदिकाल का। आदिकाल ये वीर गाथा काल था, क्योंकि इसमें अधिकतर वीरता के बारे में लिखा गया था, वीरों के बारे में लिखा गया था। युद्ध में मैदान में जो है वो सजीव वर्णन किया गया था उसका। ये था संवत 1050 से लेकर 1375 का दौर। इस दौर में जो है आदिकाल यानी वीर गाथा, जितने वीर हुए उन सबको वीरों का वर्णन था। युद्ध भूमि में वो कैसा अपना कौशल प्रदर्शन करते थे उस तरह का दिखाया गया था। चलिए अगला नंबर आता है भक्ति काल। तो भक्ति काल जो है वो पूर्व मध्यकाल है। ये था सन संवत 1375 से लेकर 1700 तक। तो ये भी आपको याद करना है, समय बहुत जरूरी है याद करना। इसमें भक्ति से संबंधित कविताएं रचित हुई थी, यानी जो भी भक्ति थे सब इसी में आई थी। इसके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल नंबर 3 पे आता है। ये उत्तर मध्यकाल कहलाता है। ये था संवत 1700 से लेकर के 1900 तक के दौर में चला है। इसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल जो इस समय चल रहा है आदतन काल है, जो कि अब तक चल रहा है। तो संवत 1900 से अब तक ये काल को आदतन काल यानी कि आधुनिक काल माना जाता है। आधुनिक काल में तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन सबसे शुरुआत जो करता है उसकी महत्ता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक डायरेक्शन दी जाती है कि ये भी एक विचारधारा है, इस धारा में भी चलिए आप लोग। तो हिंदी कविताओं का ये युग शुरू हुआ 1050 से, लेकिन जो शुरुआत के दौर थे यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसकी शुरुआत की थी और वहीं से ये कविता का शुरू हुआ है। चलिए देखते हैं ये अगले में शुरू करते हैं इसको। ये क्या है, ये हमारा आदिकाल की बात करनी है। आज इसी काल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो आदिकाल या वीर गाथा काल जो है ये आपको बता दिया था पीछे मैंने कब था। ये संवत 1050 से लेके 1375 तक। ये बच्चों समय पूछा जाता है बहुत ज्यादा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा इस समय को ही पूछा जाता है कि आदिकाल या वीर गाथा काल का संवत कौन सा था। चलिए देखते हैं आगे क्या था इसमें। तो आदिकाल को वीर गाथा काल, सामंत युग, चारण युग आदि के नाम से पुकारा जाता है। यह हिंदी साहित्य का प्रथम काल है। हिंदी का प्रारंभिक काल इसी युग में देखने को मिलता है। ये हमारा शुरुआती दौर था। मैंने बताया अभी आपको कि इस काल में जो है अधिकतर वीरों का वर्णन हुआ है। तो चलते हैं इसमें राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी। तो ये राजनीतिक परिस्थिति देखते हैं क्या है। इस युग का इतिहास देखने से मालूम होता है कि भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। यह हिंदू काल था। सभी राज्यों के राजा हिंदू राजा थे। उत्तरी भारत में मुसलमानों के आक्रमण प्रारंभ हो चुके थे। हिंदू राजा भी परस्पर लड़ा भिड़ा करते थे। लड़ाई राज्य विस्तार के लिए होती थी। स्वयंवर की प्रथा थी। कभी कभी कन्या का अपहरण करने के लिए भी युद्ध होता था। शौर्य प्रदर्शन के उद्देश्य से भी युद्ध आयोजित किए जाते थे। इस युग लड़ाई भिड़ाई का युग था, इसको माना जाता था। इस युग का नित्य कर्म हो गया था। चारण व भाट स्वयं सैनिक या सेनापति होते थे। राज दरबारों में वीरता की कविताएं लिखते तथा युद्ध भी लड़ते थे। तो जब युद्ध लड़ेंगे तभी सचिव देखेंगे और उसका वर्णन वो करने पाएंगे, इसलिए सभी तरफ से वो माहिर थे। तो देखते हैं आगे धार्मिक परिस्थितियां क्या थी, उसका धर्म हमारा क्या कहता था। तो बौद्ध धर्म पतनोन्मुख था। इसका विकृत रूप वर्तमान था। योग के
नाम पर आडंबर रह गया था। विदेशी आक्रमणकारी मंदिर को तोड़ते तथा लूटते थे। सिद्ध तथा नाथों का हौवाद प्रचलित था। सामाजिक परिस्थिति भी देखिए, ये भी कुछ कम नहीं थी। युद्ध व संघर्ष के जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। सामाजिक व्यवस्था समाप्त हो गई थी। चारों ओर अशांति थी। कर्मकांड व आडंबर की बहुलता के कारण धर्म की मनुष्य को सही दिशा देने में असमर्थ था। यानी कि धर्म जो है यहाँ बेचारा पिछड़ा हुआ सा दिखाई देता था। तो धर्म का होना बहुत जरूरी था। जब तक धार्मिक प्रवृत्ति आदमी के अंदर नहीं आएगी तब तक वो अपनी साधनाओं को नहीं साध सकता। अगला आता है युग का नामकरण। इस युग का नामकरण कैसे हो इसके बारे में बताया गया है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, यानी हिंदी साहित्य का प्रारंभिक युग होने के कारण इसे आदि काल के नाम से जानते हैं। अर्थात ये जो हमारा हिंदी साहित्य शुरुआत ही यहीं से हुआ है। हालांकि शुरुआत तो बहुत पहले से हुआ था, लेकिन बच्चों उसका वर्णन हमें नहीं मिलता है, इसलिए हम यहीं से इसको मानते हैं। इस युग के कवि चारण व भाट थे। वे राजाश्रित थे। अपने आश्रयदाता राजाओं के दरबार में रहते तथा वीरता पूर्वक रचनाएं लिखकर सैनिकों का उत्साह वर्धन करते थे। ये युद्ध क्षेत्र में भी अपना काम करते थे, मतलब युद्ध में रह करके लड़ते भी थे, लड़ाई भी करते थे, और राजाओं पे चूंकि आश्रित थे तो उन्हीं के गुणगान, उनकी वीरता का गायन करते थे। तो ऐसा करके जो है इस युग में चला है। तो आगे देखते हैं, ये युद्ध में जाते थे। इस तरह वीर रस का पूर्ण काव्य की परंपरा चल पड़ी, यानी कि वीर रस को लेकर के ये चले हैं और वीरता का ही गुणगान इसमें किया गया है। वीरता पूर्वक कार्य की सामान्य प्रवृत्ति के कारण ही इस युग को वीर गाथा काल का नाम दिया गया है। यानी जो सैनिक वीरता से लड़े हैं, जो राजा वीरता से लड़े हैं, उन्हीं लोगों का वर्णन किया गया। अर्थात इस काल में जो काव्य ग्रंथ प्राप्त होते हैं वे प्रायः वीरों की गाथाओं से संबंधित हैं। इसलिए आदि काल को वीर गाथा काल का नाम दिया गया है। वीर गाथा काल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां क्या हैं, चलते हैं बच्चों। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। तो चलते हैं, पहले नंबर 1 पे आता है संदिग्ध रचनाएं। इसकी रचनाएं सारी संदिग्ध थी। तो चलते हैं, इस काल में उपलब्ध होने वाली प्रायः सभी वीर गाथाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध है। खुबान रासो, बील देव रासो, पृथ्वीराज रासो तथा परमाल रासो, सभी रासो काव्य की प्रामाणिकता संदिग्ध है। इसमें ऐतिहासिकता का अभाव है। इनके मूल रूप में बहुत परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि मूल रूप से जो लिखा गया था वो नहीं रह गया। अब उसमें बहुत सारा परिवर्तन करके उसको खाने को ढंग से परोसा गया है आपके सामने। चलिए नंबर 2 देखते हैं, युद्धों का सजीव वर्णन। वीरगाथा काल के कवियों ने युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा है। इतना सजीव वर्णन कदाचित संस्कृत साहित्य में भी नहीं मिलता है। ये चारण कवि केवल मसीजीवी ही नहीं थे, करवाल ग्राही भी थे। वे युद्ध भूमि में भी जाया करते थे और फलतः इनका वर्णन अत्यंत बिंबग्राही और सजीव है, क्योंकि ये युद्ध काल में रह करके उसको आंखों से देखते थे, लड़ते भी थे और उसको खुद जीते थे, और इसलिए वो उसका सजीव वर्णन कर पाते थे। चलिए आगे देखते हैं, नंबर 3 पे आता है, यह हमारे पास वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। इसके अंदर वीर और श्रृंगार रस दोनों ही थे। इन वीर गाथाओं में वीर तथा श्रृंगार रस का अद्भुत मिश्रण है। वीर रस का सुंदर परिपाक हुआ है। जैसे ये दिया हुआ है कविता यहाँ पे, 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, 18 बरस छतरी जिए आगे जीवन को धिक्कार। मतलब 12 बरस तक जो है वो कुकुर जीता है, मतलब कुत्ता जीता है, और 13 ले जिए सियार, मतलब 13 वर्ष तक सियार जीता है। 18 बरस तक छतरी जीता है, जब तक वो लड़ता है तब तक वो जीता है, यानी उसके अंदर जवानी का जोश भरा हुआ होता है। आगे जीवन को धिक्कार है, मतलब आगे तो बेचारा बेकार लड़ मर नहीं सकता, इसलिए उसके जीवन को धिक्कार माना गया है। चलिए नंबर 4 पे चलते हैं, संकुचित राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता भी बहुत संकुचित थी उस वक्त। चारण कवियों ने केवल अपने आश्रयदाताओं का ही गुणगान किया है। देशद्रोही जयंत का भी पेट के कारण गुणगान किया है। छोटे छोटे राज्यों को ही राष्ट्र समझा जाता था उस समय बच्चों। ये सब चूंकि आश्रित थे, ये जो कवि जितने भी थे सब आश्रय पे थे, राजा के ही आश्रय पे रहते थे, इसलिए देशद्रोही जयचंद को भी
बहुत उच्च कोटि का माना गया है और उसको गुणगान भी उसने किया क्योंकि उसी के राज्य में वो रहते थे। चलिए नंबर 5 पे आते हैं, रासो काव्य की रचना। रासो काव्य की रचना यह भी इस काल की विशेषता कही जा सकती है, मतलब इसने जो काव्य रचना की है वो इसी काल की विशेषता है। चलिए नंबर 6 पे चलते हैं, छंदों का विविध मुखी प्रयोग। दोहा, त्रोटक, तोमर, गाथा, गाहा, पद्धरी, आर्या, सदृक, रोला, उल्लाला, कुंडलिया आदि अनेक छंदों का प्रयोग इस काल की विशेषता कही जा सकती है। छंदों का इतना विविध प्रयोग पूर्ववर्ती साहित्य में कभी नहीं हुआ है। आगे चलते हैं, नंबर 7 पे आता है, यह है डिंगल और पिंगल भाषा। जरा देखते हैं ये डिंगल और पिंगल भाषा क्या है। वास्तव में राजस्थानी भाषा है। तो डिंगल भाषा अर्थात साहित्यिक राजस्थानी भाषा का प्रयोग भी इसी काल की विशेषता कही जाती है, क्योंकि अधिकतर वहीं पे सारे कांड हुए हैं। अपभ्रंश मिश्रित साहित्यिक ब्रज भाषा पिंगल का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार ऐतिहासिक एवं साहित्यिक दृष्टि से वीरगाथा काल का विशेष महत्व है। अब वीरगाथा काल की कुछ रचनाएं यहाँ प्रस्तुत हैं। तो ये प्रमुख कवि हैं और ये रचनाएं हैं। एक एक रचनाओं को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये रचनाएं कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। यहाँ पर तो अभी आप लोग एग्जाम पास करने के लिए याद कर रहे हैं, लेकिन आगे भविष्य में बहुत ज्यादा पूछी जाएगी और फिर ये याद नहीं होगा, इसलिए इसको यहाँ कंठस्थ करें ढंग से। तो सबसे पहले चलता है नंबर 1, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो लिखी है वो है पृथ्वीराज रासो, मतलब रचना है। प्रमुख कवि जो है पहला चंद्रबरदाई है। चंद्रबरदाई जी ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। इसमें पृथ्वीराज चौहान के वीरता का वर्णन किया गया है। नंबर 2 पे आते हैं कवि नरपति नाला। इन्होंने जो लिखी है वो बीसल देव रासो लिखा है। इसके बाद नंबर 3 आता है दलपति विजय। इन्होंने लिखी है खुमान रासो। और नंबर 4 आता है जागनिक ने लिखा है आल्हा खंड, आल्हा वगैरह लिखा है, आल्हा खंड लिखा है इन्होंने। और नंबर 5 पे आते हैं अमीर खुसरो। ये पहेलियां तथा गीत लिखा करते थे, यानी ये रचना है पहेलियां तथा गीत की। कुछ रचनाएं और बाकी हैं, चलते हैं देखते हैं। नंबर 6 पे आता है राजशेखर ने जो लिखा है वो संदेश रासक लिखा हुआ है। नंबर 7 पे आता है हेमचंद्र जी ने लिखा है हेमचंद्र का व्याकरण। और नंबर 8 पे आता है मेरुतुंग जो है ये प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग ने जो लिखा है वो प्रबंध चिंतामणि लिखा है। और नंबर 9 पे आते हैं विद्यापति जी। इन्होंने क्या लिखा है कीर्ति पताका और परावली। तो ये जो है 9 के 9 यहाँ पे राइटर हैं जिन्होंने लिखा है। और इसी के साथ उनके ये जो कृतियां लिखी है इन्होंने वो भी आपको दी गई हैं। और ये मैं लेसन इस वक्त यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर से अगले भाग में। तब तक नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के जरूर सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को लाइक और कमेंट्स जरूर करेंगे। आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा मिल सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके और फायदा उसका उठा सके। और आप लोगों को चैनल देखने के लिए मेरा बहुत बहुत थैंक्स। आप लोगों का इस तरह से प्यार अपना देते रहिए और मेरा चैनल आप लोगों के लिए प्रस्तुत होता रहेगा कुछ नई चीजें लेकर के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।